नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने जो सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषाएं और बोलियां हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में वहाँ से आगे की क्लास को हम शुरुआत करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, टीजीटी, पीजीटी या किसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन, यानी कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये क्यों लिखा गया, इसका प्रयोजन क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों लिखा गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पढ़ते हैं हम। साहित्य के इतिहास का लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। देखिए क्यों, क्योंकि उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। तो इतिहास शब्द इति और हास से बना है। तो इतिहास जो किससे बना है, इति और हास, जिसका अर्थ है ऐसा ही था, यानी कि जो जैसा हुआ था वो वैसा ही है, वो इतिहास है। ऐसा ही हुआ था, इतिहास उसी को कहा जाता है। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत दोनों के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि व लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। क्या करता है? विश्लेषण करता है। अतः साहित्य का, ये यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है लेकिन कोई नहीं। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। तो इसलिए साहित्य जो है वो साथियों समाज का दर्पण कहलाता है, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे देखिए साथियों, अपना हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, यानी कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं। आइए। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। इतिहास हमेशा क्या करता है? साक्ष्य की खोज करता है। यह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है। यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। यह साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। पहला अंतः साक्ष्य एवं दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री
अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख। बाह्य का मतलब होता है जो हमें दिखाई जाती है, जैसे ताम्रपत्र हम देख सकते हैं, शिलालेख को हम पढ़ सकते हैं, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ का मतलब जो लोग आपस में कह करके सुनते हैं, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएँ जैसी सामग्रियाँ होती हैं जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती हैं। हिंदी साहित्य में भी अंत और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित, ये ध्यान रखना, गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, ये इंपॉर्टेंट है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ताएं, नाभादासकृत भक्तमाल, ध्रुवदासकृत नामावली एवं संतवाणी। ये थोड़ा मिटा हुआ है इसलिए थोड़ा इसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा समझ लेना। नेक्स्ट है नामावली एवं संतवाणी संग्रह, भिखारीदासकृत काव्य निर्णय तथा अन्य कृतियाँ, जिसमें कवि नामावली, मोद तरंगिणी, श्रृंगार संग्रह, ये श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्रकृत सुंदर तिलक, हरिश्चंद्रकृत क्या है, सुंदरी तिलक, मातादीन मिश्र का, ये ध्यान रखना, मातादीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंत्य साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में, देखिए कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारण कवियों तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की समीक्षा की। जनश्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु ये धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है। तो उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है। अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। तो ये तो थी साथियों इसके जो हिंदी साहित्य का हम जो पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसके इतिहास के कुछ स्रोत थे कि ये कैसे कैसे और किस प्रकार के सोर्स से ये इसकी जो है परंपरा शुरुआत हुई थी। तो हमने देख लिया कि जब इसका हम स्रोतों को देखते हैं तो हमने इसमें ये समझा कि कुछ जो स्रोत हैं वो बाह्य होते हैं और कुछ आंतरिक होते हैं। तो बाह्यों का हमने कैसे समझा, बाह्य का मतलब जो बाहर से, जैसे हमें शिलालेख है, ताम्रपत्र, ये सब बाह्य होते हैं, और कुछ हमें ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सुनने को मिलता है, जिन्हें जनश्रुतियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, यानी कि इसकी लिखने की जो परंपरा वो क्या है। तो इसको हम देखते हैं। यह हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। जब हमें सामग्री मिल गई तो हमने फिर इसका क्या किया, लिखना प्रारंभ कर दिया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय, अब देखना यहाँ से इंपॉर्टेंट है साथियों, आगे देखिए। हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है
अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो इतिहास लिखा था वो किस भाषा के विद्वान लिखा ना, तो ये ध्यान रखना फ्रेंच भाषा, जिसका नाम था गार्शा द तासी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गार्शा द तासी यहाँ से आता है। और ये किस भाषा के थे विद्वान, तो फ्रेंच के। और इनका एक जो ग्रंथ था वो किस नाम से था, तो ध्यान रखना ये इनका नाम है इस्तवार द लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की जो लेखन की जो परंपरा की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले किसने करी, ये आपसे पूछा जाए तो क्या आपको नाम देना है, गार्शा द तासी। किस भाषा के विद्वान थे, तो फ्रेंच भाषा के। और इनके ग्रंथ की जो रचना थी, ग्रंथ का जो नाम था वो था इस्तवार द लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। कब प्रकाशित हुआ, तो 1839 में, ध्यान रखना 1839 में, तथा द्वितीय भाग 1847 में। अब हमें क्या पता चला कि जो ये इस्तवार द लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी जो था ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला हुआ था 1839 में और दूसरा हुआ था उसके 8 साल बाद, यानी कि 1847 में, ध्यान रखना, यानी कि आज़ादी के लगभग 100 साल पहले। तो अब ध्यान रखना हमें कितने आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ है वो पहला ग्रंथ किसने लिखा, तो इसका नाम आपको बताना है गार्शा द तासी, जिनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। ये आपके जुबा पर होना चाहिए। कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो 2 भागों में। पहला कब हुआ, 1839, दूसरा 1847। किस भाषा में था, तो फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रम अनुसार लिखा गया, क्रमानुसार। तो ये अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं उनके क्रमों के अनुसार लिखा गया। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। अब इसमें कितने कवि हैं, तो इसमें कुल 70 कवियों का संग्रह है और इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि हैं। गार्शा द तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी, क्या लिखा इन्होंने, प्रथम प्रयास में ही कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। ये नई दिशा की ओर प्रथम कदम था, ये सबसे पहला कदम था। किसके द्वारा, गार्शा द तासी के द्वारा। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। अब देखिए, अब हमें क्या पता चला कि सबसे पहला किसने लिखा, गार्शा द तासी ने। दूसरा किसने लिखा इनके बाद में, तो वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, जिनकी रचना का नाम क्या था, तो शिव सिंह सरोज। अपने नाम के आधार पर था शिव सिंह सरोज। कब लिखा, 1883 में, ध्यान रखना। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। किसमें, शिव सिंह सरोज में। उसमें कितने था, 70 कवियों का। किसमें, गार्शा द तासी के। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास। अब तीसरा प्रयास किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। देखिए, पहला प्रयास किसने किया, गार्शा द तासी ने। दूसरा किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने। तीसरा किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ध्यान रखना। और जॉर्ज ग्रियर्सन का ये इतिहास है तो ये किस नाम से है, तो इनको ये ध्यान रखना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। तो ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1888 में, ध्यान रखना। अब कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, तो वैज्ञानिक पद्धति से इन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखना। किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत मिस्र बंधु द्वारा की गई थी। कालक्रमबद्ध की इतिहास किसने की, तो सबसे पहले मिस्र बंधु ने की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ, यानी कि जन्म हुआ। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका अवतरण कब हुआ, इसी समय, यानी कि 1913 के आसपास। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रम अनुसार लिखा।
इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया। तो किसके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक ग्रंथ माना गया, विशेष ध्यान रखना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ से कहानी हमारी शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखिए आगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखिए आगे। यह नागरी प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया। आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालक्रम अनुसार न्योचित व युग अनुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। क्या लिखा उन्होंने कि देश का जो साहित्य है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत अच्छी लाइन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है, शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 में, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह आदि ने अध्ययन, शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। तो आपने इसको समझ लिया। सबसे पहले शुरुआत करी थी किसने? गारशा तासी ने, दूसरी किया थी शिव सिंह सेंगर ने, और तीसरा किया था किसने? जॉर्ज गिरेसन ने। ध्यान रखना ये। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है, तो सबसे जो प्रमाणिक जो माना गया वो किसका माना गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है साथियों, हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। हिंदी भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। तो हमारे भारतवर्ष पर अनेक लोगों ने जो है क्या किया? आक्रमण किया और यहीं पर रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। तो बौद्ध धर्म ने मनुष्य को क्या सिखाया? जियो और जीने दो। जैन धर्म ने भी इसी सिद्धांत को अहिंसा के रूप में अपनाया। तो जैन धर्म ने किसका नाम अपनाया था? तो अहिंसा का। और बौद्ध धर्म ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक धर्म में क्या था? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है। न्याय दर्शन किसका है? महर्षि गौतम। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। योग दर्शन पतंजलि का। वैशेषिक महर्षि कणाद का। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी का। उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य तथा 6 वेदांग शिक्षा। 6 वेदांग है हमारे। कौन कौन से? ध्यान रखना ये हमारे 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तो इन्हीं के कारण भारत क्या कहलाया था? जगत गुरु यानी कि विश्व गुरु। नेक्स्ट है, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। तक्षशिला और नालंदा उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया।
नेक्स्ट देखिए, मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया, विकास और विनाश दोनों को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा दी गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ संप्रदाय के योगी द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्रवृत्तियों के सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने इनकी स्तुति की गई। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों में के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। नेक्स्ट देखिए साथियों आगे, तो इन माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से पाली, संस्कृत से क्या बनी? पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं के से उपभाषाएं एवं बोली ही हिंदी भाषा का जन्म का कारण है। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से क्षेत्रीय भाषाएं बनी और अनेक भाषाएं बन गई। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों को अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों ने काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान, संदेश रासक, जोइंदू कृत, परमात्म प्रकाश, धनपाल कृत, भविष्यत कहाँ, पुष्यदंत कृत, जस हरिचर्यु, स्वयंभूकृत, पोमचर्यु, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पोमचर्यु, मुनि राम सिंह कृत, दोहा, हेमचंद्र का शब्द अनुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांकृत्यायन को इस समय के सरप्पा यानी कि सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो इन्होंने सरप्पा या सरहपाद को पहला कवि माना हिंदी का। तो ये सब इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आज की इस क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।